Alright, so today our topic is chapter 13 और chapter 13 का नाम आपको मालूम है current and electricity. It is one of the most important chapters in second year physics, right? ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने इस चैप्टर की बेसिक्स समझ ली तो सेकेंड ईयर फिजिक्स के इस चैप्टर की बेसिक्स से ही चैप्टर 15 सॉल्व होता है, ठीक है। और आपको चैप्टर 14 और चैप्टर 12 उनको समझने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। चैप्टर 13 इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रखने वाला चैप्टर, लेकिन यह है कि सबसे आसान दिखने में है और इसको बच्चे बहुत अहमियत देना गवारा नहीं करते, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है ये, ठीक है। क्योंकि इससे आपसे जिस किस्म के सवालात किए जाएंगे वो आपको देख के अंदाजा होगा कि किस तरह के सवालात पेपर में आते हैं असली में, तो आपको पता चल जाएगा कितने पानी में इसको लेकर। तो ज़्यादा मुश्किल मुश्किल बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो बातें हैं वो हैं, ठीक है। पास पेपर्स भी इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो पास पेपर में आते रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आ सकते हैं, तो उन सबको डिस्कस करेंगे। जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताए, रेजिस्टेंस से हम गुफ्तगू हमेशा स्टार्ट करते हैं ना इस चैप्टर की। दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो ओम्स लॉ हमें देता है। एक आर है, एक आई है, एक वी है, यानी कि पोटेंशियल, ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, आई यानी करंट, आर फॉर रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा हमें घेरा जाता है हमसे आर पे, रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस से ही कहानी स्टार्ट करें। कौन है वो बच्चा या बच्ची जो मुझे बताए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो हमें मालूम है, not from the Ohm's law. In general, resistance का formula which is in relation with length and area of the conductor. याद है किसी को? एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, याद है? जो V इज इक्वल टू आई आर है वो तो आपको वो सबको मालूम ही है, ठीक है। हम इस चैप्टर के लिहाज से कर रहे हैं तो मैं आपको वो चीज़ें हरगिज उन चीज़ों से आपको नहीं रिवीजन करवाना स्टार्ट करना चाहती हूँ जो आपको मालूम है, ठीक है। रिवीजन होगा तो आपको वो चीज़ें भी साथ साथ याद आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि रो इज अ थिंग विच इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये डेंसिटी हर कंडक्टर के हिसाब से, हर कंडक्टर के हिसाब से डिफरेंट होगी, ठीक है, विच विल बी कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, ये बात समझ आ रही है? तो इससे हम दो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक फॉर्मूला है आर का डायरेक्ट रिलेशन विद एल, राइट। द अदर इज आर का डायरेक्ट रिलेशन विद ए, विच इज किस तरह से प्रोपोर्शनल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हो गए दो फॉर्मूला। फिर हम फर्दर इन्हीं इस फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूलाए डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, हमें चूंकि मालूम है कि ए इज बराबर, ए किसके बराबर होता है, ए एरिया। अगर एक मेरे पास कंडक्टर है, जो कंडक्टर के इस तरह एक वायर होगा, राइट, तो इस वायर का जो एरिया है, दिस एरिया, दिस होल एरिया, ठीक है, इसको हम एरिया कह रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की जगह को हम एरिया कह रहे हैं। तो ये एरिया किस चीज के बराबर होगा, इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बता सकता है? चैट बॉक्स ऑन है, माइक ऑन कर सकते हो, मुझे बताओ क्या क्या एरिया, इसको अगर निकालना हो इसका तो क्या फॉर्मूला होगा? यस, पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड कायनात। आई रियली लव जब आप लोग जो है कॉन्स्टेंटली रिप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, रिप्लाई जरूर किया करें। जब ए जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर के, और हम देखते हैं कि पाई इज इटसेल्फ अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट, जल्दी से बताओ, ठीक है, 3.1714, सही है, 3.142, नाइस। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पाई इज अगेन अ कांस्टेंट तो एक वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाती है कि हम ले लें आर को, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर एज वेल, ठीक है, सॉरी
नॉट विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है। और जब r की बात करें तो हमें मालूम है कि r इज ऑल्सो इक्वल टू d की पावर, सॉरी d ओवर 2, ठीक है, d ओवर 2, तो r इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद d स्क्वायर। ये याद रहे, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का जिक्र हो रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। और ये क्या प्रोपोर्शनैलिटी से एग्जैक्टली क्या ताल्लुक है, वो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे अभी क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स लिखवा रही हूँ, तो डू कीप एन आई ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ठीक है। ठीक है, अभी तक की कहानियां क्लियर हैं, 3 और 4, ये 4 फार्मूला आ गए आपके सामने। सही, अभी तक ये वाले फॉर्मूला क्लियर है। रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है, जब लेंथ ज्यादा हो। डी वाला पार्ट अभी मैं समझाती हूँ, जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे ना तो ज्यादा अच्छा समझाएगा। जब कभी लेंथ किसी कंडक्टर की बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तार जितना लंबा लोगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना चौड़ा वायर होगा, जितना थिक वायर होगा, जितना चौड़ा वायर होगा, उतना रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि फ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा जगह अवेलेबल होगी। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर ली हमने, अभी करंट और इलेक्ट्रिसिटी के हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, ठीक है, मजीद अभी करने रहते हैं। ये बात हो गई, सही, ये 4 बातें अपने पास जरा नोट कीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं। लेकिन ये डी स्क्वायर वाली जो कहानी है वो अभी हम एक और बात करें। अच्छा, अगर ए का ये फॉर्मूला है a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि अगर d के लिए आज से फॉर्मूला लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, d स्क्वायर अपॉन 4, है ना। ये बात समझ आ रही है। अगर कभी जिंदगी में आपसे किसी स्क्वायर वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू पूछ ली जाए, किसी एरिया की वैल्यू निकालनी हो आपको सिर्फ डायमीटर गिवन हो, ठीक है, तो डायमीटर से डायरेक्टली आप किस तरह से निकालेंगे, डी स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे, सर्किल का एरिया इस तरह से निकलेगा, डी स्क्वायर अपॉन 4। अपने पास ये चीज नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रो वाली वैल्यूज हैं, ये हर के हिसाब से हर कंडक्टर के एक ही अलग होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। और जब ये हर कंडक्टर की मुख्तलिफ होती हैं तो इनके लिए कोई ना कोई वैल्यूज होंगी जो हमें मालूम होंगी, और हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी किताब में ये वैल्यूज गिवन है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे एमकैट के पेपर में, एनएमडी कैट जब हमसे लिया जाता है तो उसके पेपर में हमसे ये वैल्यूज पूछी जाती है, ठीक है। तो इनमें से कुछ चीजों के तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कॉपर का याद करें, आयरन का याद करें, इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स जो मशहूर हैं, सिल्वर, उसका याद कीजिए, ठीक है। मेरी मानिए तो पूरा चार्ट याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू आपको आर या पार जब लेके जा रहा होता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद आती हैं, काश मैंने ये पढ़ लिया होता। तो रो की जितनी वैल्यूज हैं बगैर चूंचरा किए याद कर लीजिएगा। सही, आगे चलें, अभी तक की बातें क्लियर है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है। डी से क्या चल रहा है, क्या मामला था, वो मैं डायमीटर वाला, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना तो समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह सारे बच्चे चैट बॉक्स में जिंदा रहना, ठीक है। और जिसको समझ ना आ रहा हो तो वो अपना माइक ऑन करके मुझे बता दें। अच्छा जनाब, अब हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, ठीक है। सब कुछ अभी रेजिस्टेंस और लेंथ के हवाले से ही हम लेके चल रहे होंगे जो अभी हमने चीजें पढ़ी, लेकिन अब हमारे जो सवालात होंगे वो हमसे किस तरह से पूछे जाते हैं, हम उसकी बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। केस 1 किस तरह से आता है, चलें, ये रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन लेंथ एंड रेजिस्टेंस, लेंथ एंड रेजिस्टेंस, जबकि एरिया गिवन ना हो, ठीक है, एरिया गिवन ना हो। हमें मालूम है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। ये हमें कैसे पता चला था, ये हमें ऐसे पता चला था कि हमारा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसा ही है, यही फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक।
अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम मालूम है ना क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। मालूम है ये बात सब बच्चों को? वॉल्यूम इज इटसेल्फ बेसिकली L into L into L for quadrilaterals। क्वाड्रिलेटरल्स इनके 4 हों, ठीक है। फिर जब आप बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम, सर्कल कह रही हूँ, सिलेंडर की फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा जो तार है वो सिलेंडर ही है ना, सिलेंडर शेप्ड है, ठीक। तो उसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? A इंटू एल, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है। इसको अभी फिलहाल भूल जाओ, A इंटू एल पे बात करो, सही। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा फिर? अगर एरिया डिराइव करना हो तो क्या होगा? V अपॉन एल। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हमने इस फॉर्मूला को, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये पुट किया इस फॉर्मूला में, सही। इस फॉर्मूला में इक्वेशन 1 में जब पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू यूं हो जाएगी, रो एल ओवर वी ओवर एल, सही। और फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर ओवर वी, है कि नहीं? तो जब कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो कि उसमें L और R का रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, और एरिया गिवन ना हो, तो किस तरह से इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है वो हम देख रहे हैं अभी। हमें मालूम है कि रो की वैल्यू जो है वो क्या है? रो की वैल्यू कांस्टेंट है। और इसके अलावा हमें मालूम है, एक और बात हमें मालूम है कि वॉल्यूम की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ओवरऑल वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट रहेगा। लेंथ अगर कोई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, और एरिया इंक्रीज होगा। कोई एक चीज जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। जब लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो वहीं का वहीं रहेगा, सही। और जब जो है लेंथ कम हो रही होगी, फॉर एग्जांपल लेंथ कम हो रही है तो एरिया बढ़ जाएगा, ऐसा ही है। और ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो भी वहीं का वहीं रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि R जो है वो बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? L स्क्वायर ऑफ पुराना R डैश, जो न्यू R होगा वो L स्क्वायर R के बराबर होगा। इसको अभी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और बात ये वाली क्लियर होगी। हमें ये मालूम है कि जो L स्क्वायर ओवर V है, ठीक है, इसमें से रो और V हमारे पास इसका हिस्सा था, ओरिजिनल R का हिस्सा है, तो वो वहां पे आ गया, ठीक है। और L स्क्वायर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो है चेंज रेजिस्टेंस जब आपसे पूछी जाए, जब न्यू रेजिस्टेंस पूछी जाए, जबकि पूछा हो, जब आपको सिर्फ लेंथ गिवन हो, तब क्या फॉर्मूला यूज होगा? तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि एक वायर है, उसकी लेंथ जो है वो डबल हो रही है, उसकी लेंथ डबल हो रही है, तो अब आप बताइए कि वायर की जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? वायर की न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? तो आप क्या जवाब देंगे? तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, R डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर R। लेंथ जो है वो कितनी हो गई है? डबल हो गई है। तो हमें मालूम हो गया न्यू जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? वो इक्वल हो जाएगी 4R के। सही है? ये बात क्लियर हुई है? क्लियर नहीं हुई तो हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं क्लियर करने के लिए। जल्दी से प्रॉब्लम लिखें अपने पास नोटबुक्स में। A wire of resistance R, a wire of resistance R is stretched uniformly, is stretched uniformly
such that its length becomes double of the original length of the wire. What is the new resistance या what is the changed resistance? ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या नहीं, ऑप्शंस ये गिवन है. अब आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा. किस तरह से बेटा फरताशिया, 4r कैसे हो गया? r डैश बराबर है l स्क्वायर r के, यही अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ना. और ये किस तरह से हो जाएगा? 2 स्क्वायर r हो जाएगा, तो ये 4r होगा. बिल्कुल सही बता रही हैं आप. ठीक है, शाबाश, समझ आ रहा है क्वेश्चन. आइए जरा एक और सवाल करते हैं इस तरह का. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, नया क्वेश्चन है. ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is stretched uniformly. Why can't we use the first relation? अभी बताती हूँ. Is stretched uniformly such that its length doubles. Such that its length doubles. Full stop. The resistance of new wire is. The resistance of new wire is. अच्छा, हाँ, आपका सवाल ये है कि हम डायरेक्टली ये वाला यूज क्यों नहीं कर लेते, है ना? यही कह रही हो. देखो, जब तुमसे पूछा जाए कि चेंज्ड रेजिस्टेंस क्या है, तो वो तुम्हें इस फॉर्मूला से नहीं मिल रही. ठीक है, इस फॉर्मूला में तुम्हारे पास सिर्फ ये कहानी है कि रेजिस्टेंस का लेंथ से रिलेशन क्या है. जब वो जिस कदर रेजिस्टेंस बढ़ती है उस कदर ही मतलब जिस कदर लेंथ बढ़ती है उसी कदर रेजिस्टेंस बढ़ती है. ये बात तुम्हें इससे मालूम हो रही है. लेकिन चेंज रेजिस्टेंस आफ्टर अ चेंज इन लेंथ क्या होगी, वो रिलेशन क्या होगा पुरानी वाली रेजिस्टेंस से, वो तुम्हें इस फॉर्मूला में नहीं पता चल रहा. ठीक है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. सही, तो मुझे कुछ बच्चियों का आंसर मिल रहा है और वो बता रही हैं कि 20 ओम है. कौन कोई ऐसा है जो इनको इस पे एतराज हो इनके जवाब पर? l स्क्वायर r 2 स्क्वायर r सॉरी 2 स्क्वायर r, हाँ डबल ही हुई है ना. 4r पुरानी रेजिस्टेंस क्या थी? 5 थी ना, यही लिखवाया था. ये क्या हो जाएगा? 20 ओम. सही जा रहे हैं? किसी को अभी तक कोई एतराज तो नहीं है? किसी को कहीं पे कोई एतराज हो तो बता देना. ठीक है, जैसे अभी अभी अरीबा को आया था और ये एतराज अहम है. ठीक है, अच्छा जनाब, ये हमने एक बात कर ली. चलें, अब हम जो है थोड़ी सी और नई बातें करते हैं. ठीक है, एक और केस हमारे पास ऐसे ही आता है. एक और केस आया और उसके अंदर हमें बता दिया गया एरिया और रेजिस्टेंस का ताल्लुक बताना है. ठीक है, एरिया और रेजिस्टेंस. ये याद रहे कि अमूमन जब कभी तुम लोगों से पेपर में पूछा जाएगा ना एरिया और रेजिस्टेंस का ताल्लुक,
तो एरिया तुम लोगों को एरिया के नाम से नहीं बता दिया जाएगा, इतना मीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब या इतना एरिया, नहीं, वो आपको देंगे रेडियस। ठीक है, वो आपसे खेलेंगे रेडियस के नाम से, मकसद उनका होगा एरिया, या वो आपसे कहेंगे डायामीटर, मकसद उनका क्या होगा, एरिया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका क्या रिलेशन है। ठीक है, वी ऑल नो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। इसका क्या मतलब हुआ, हमें मालूम है कि r जो होता है वो किसके बराबर है, d/2 के बराबर है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी किसी वायर का या किसी भी चीज का रेडियस में डबल करूं तो उसका डायमीटर भी उतना ही डबल होगा या नहीं होगा, होगा। अपॉन 2 को गोली मारो, फिलहाल हम फिलहाल रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई r/2 कर दूं मैं किसी का, मुझे रेडियस किसी का डिक्रीज करना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से डायमीटर भी आधा होगा, होगा ना। ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब कभी ऐसा हो दुनिया में कि तुम्हारे पास सवाल आए, सवाल को अभी चलो छोड़ो, हमारे पास हमने क्या कहा, हमारी कंडीशन फिलहाल क्या है, जब एरिया और रेजिस्टेंस का रिलेशन हो, ठीक है, तब क्या करना चाहिए, तब के हालात में हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। चलें जनाब। ओके, हमें मालूम है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। याद रहे कि जितने फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं वो इसी फॉर्मूला से डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जरा जरा नई कहानी है। हमें यह भी मालूम है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम जो होता है वो ए एल होता है, अभी अभी यही डिस्कस किया था ना। जब तुम्हें लेंथ का जिक्र किए बगैर एरिया से रिलेशन निकालना हो तब क्या करोगे, तब एल की वैल्यू तुम इस फॉर्मूला से ले लोगे, v/a। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब अगर मैं इस एल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रो v/a होगा या नहीं होगा, सही। और फिर मैं इसको मजीद अगर सॉल्व करूं तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, रो v/a² हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। ऐसी सूरत में जबकि ये सब चल रहा हो, मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, रो v ओवर ए की एरिया की क्या वैल्यू है, पाई r स्क्वायर, ऐसा ही था। तो यहाँ पे हम a को हम पुट कर दें, a की वैल्यू पाई r स्क्वायर पे स्क्वायर, है ना। और फिर हम देखते हैं कि इसको फर्दर सॉल्व करने पे रो v पाई स्क्वायर r की पावर 4 ऐसा बन रहा है। इधर अगर गौर से देखो तो रो v और पाई स्क्वायर ये सब के सब कैसे हैं, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो आप इन सब का रिलेशन एक तरफ कर दो और फिर r डैश के बारे में आपको ये मालूम हो जाएगा कि r डैश बराबर है r की पावर 4 r के। समझ आ रही है, सॉरी r की पावर 4 r के नहीं, 2 मिनट, r की पावर 4 तो नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, नॉट r की पावर, इनवर्स रेडियस की पावर 4 r के। अब ये इनवर्स रेडियस क्या होता है ये अभी आपको बताते हैं, परेशान नहीं होना। ये तो फॉर्मूला समझ आ गया ना कि ये बराबर हो रहा है r की पावर 4 के, 1/r पावर 4, ये समझ आ चुकी है बात।
तो उसी ये इनवर्स रेडियस है, ठीक है, इनवर्स रेडियस ऊपर चला गया, हमने इनवर्स रेडियस की पावर 4 आर रखा है। ये फॉर्मूला दोनों अपने पास कॉपी में नोट कर लें। डेरिवेशन जो है वो भी अपने पास नोट कर लें, लेकिन दुनिया में कोई कभी आपसे डेरिवेशन नहीं सवाल करेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए लिखवा रहे हैं, इसलिए समझा दे रहे हैं आप। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। अगर समझ आ गया है तो भी, और अगर नहीं समझ आया है तो भी जल्दी से नया सवाल लिखते हैं इस केस के हवाले से। लिखिए जरा जल्दी से। क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर लिखना, ठीक है, कैपिटल आर ना लिख देना। अ वायर ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस आर स्मॉल आर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फुल स्टॉप। It is stretched uniformly. It is stretched uniformly to a wire of radius r upon 2. सही? It is stretched uniformly to a wire of radius r upon 2. The resistance of wire becomes what? और ऑप्शंस में आपको रख देती हूँ यहाँ पे 2r रख देते हैं, दूसरा आपको रख देते हैं 4r रख देते हैं, तीसरा आपके लिए रखते हैं 16r रख देते हैं, और डी में आपको 8r दे देते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा यहाँ। अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है जो कि क्या था, r डैश इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेडियस की पावर 4r, ऐसा ही था, यही वाला सवाल आपसे मांगा जा रहा है, ऐसा ही है ना। किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, r अपॉन 2 हो गया है, ठीक है, r अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का इनवर्स क्या होता है, r अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का इनवर्स क्या होता है, कौन बता रहा है, 1 अपॉन 2 का इनवर्स 2, शाबाश, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर 4 r, 2 2 द 4, 4 4 द 16, 16r। जिस बच्चे ने ये 16r निकाला है उसने बिल्कुल दुरुस्त निकाला है, शाबाश फरताशिया। और शाबाश, एक मिनट मैं जरा ऊपर लेके सबको अकेले अलग अलग शाबाश दूंगी, सही है, मुझे भी बताना चाहिए ना। हाँ शाबाश, फरताशिया ने ही निकाला था 16, और कौन है, और किसने दिया जवाब, अरीबा, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ रही है बात, सही है। बाकी लोग भी जवाब देते रहे, ठीक है, आला और कायनात सब लोग जो है अपने जवाब, आप सबके जवाब अलग अलग मुझे मिलने चाहिए, ठीक है, हर बच्चा मुझे अपना जवाब खुद दे। नवाल आप भी जवाब दीजिए, अभी तक आपने मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं बोला है, ठीक है, क्लास में पार्टिसिपेट करें, वरना ऐसा लगेगा कि क्लास जो है ना मैं पता नहीं किसको, जिन्नात को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अपनी मौजूदगी का इजहार करते रहें। क्यों बोल, चलो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन आप यहाँ से जो लिखा है वो उतार लेना, नहीं तो अपनी फ्रेंड से ले लेना। क्वेश्चन ये था, वायर ऑफ रेडियस स्मॉल r has resistance capital R, it is stretched uniformly to a wire of radius r upon 2, then resistance of wire becomes this, options here है, सॉल्व इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से, a wire of diameter d, कैपिटल D लिखना या स्मॉल d लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a wire of diameter d has a resistance capital R, has a resistance capital R, full stop. If it is stretched uniformly, if it is stretched uniformly to a wire of diameter
d/3, ठीक है, to a wire of diameter d/3, then r dash is what, ठीक है, then r is this, बस r पूछिए आपसे, r dash तो हम खुद लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपको हम लिखवा देते हैं 3r, बी में लिखवा देते हैं 27r, सी में लिखवा देते हैं 9r, और एक 9 कैसे लिखा है मैंने, r दो दफा लिखी है, ठीक है, और डी में लिख देते हैं 81r। ओके, नाउ वाह शाबाश, गुड कायनात। और बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। r डैश है, इनवर्स ऑफ r लेना है, r अपॉन d/3 है, ठीक है। याद रहे इनवर्स ऑफ रेडियस या इनवर्स ऑफ डायमीटर दोनों एक तरह से चलेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेडियस या इनवर्स ऑफ डायमीटर दोनों एक तरह से चलेंगे, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, विदाउट एनी स्क्वायर और एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ डायमीटर 3 स्क्वायर r, ये कितना होता है 81r, सही, समझ आ गई ये वाली कहानी। ओके, हाँ जनाब, चलें एक और सवाल करते हैं। क्लियर माय ड्राइंग्स, 6 मिनट हैं हमारे पास इस मीटिंग में, तो हम केस 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर सवाल की टाइम ना बचा तो हम दूसरे पे चले जाएंगे। अच्छा, अब की बार रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया सब आ गए। ओके, वी नो दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर गिवन हो उस सवाल में तो पाई d स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या फिर बराबर है पाई d स्क्वायर अपॉन 4 के, ऐसा ही है। हमें ये भी मालूम है कि r जो है वो बराबर है रो एल अपॉन ए के, सही है। और हमें ये भी मालूम है कि अगर मैं पाई आर स्क्वायर को इधर डाल दूं, पाई आर स्क्वायर को मैं इधर डाल दूं, तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये कुछ यूं हो जाएगा कि रो एल अपॉन ए, सॉरी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरह की शक्ल दिखाई देगी। मैं फिर रो और पाई को पकड़ लूंगी क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और मेरे पास फिर क्या निकल के आ जाएगा, r इज इक्वल टू एल अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और इससे मैं डिराइव करती हूँ ये फॉर्मूला, the changed resistance will be equal to length over radius का स्क्वायर r, सही है। और इसी को मजीद समझने के लिए इसको अप्लाई हम कहाँ करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जल्दी से अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। ये एक और फॉर्मूला लिखवा लिया अपने पास, ये सारे फॉर्मूला अपने जहन में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, the resistance of a wire of uniform diameter d and length l is r. The resistance of a wire of uniform diameter d and length l is r. The resistance of another wire of same material but diameter 2d, दूसरे वाले का है 2d and length 4l will be, r बताइए इसकी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4l डैश 2d डैश r डैश, ये बता दें, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करोगे, अच्छा कर रही हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d एंड लेंथ l इज कैपिटल R, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर of same material,
but diameter 2d and length 4l will be, ठीक है, जो लेंथ है डैश हटा दो, ठीक है, वो बताइए। अब उसकी रेजिस्टेंस क्या है, सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस क्या है, आपको वो बतानी है, ठीक है, जबकि उसका डायमीटर 2d है और लेंथ 4l है, और चूंकि रो इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए जरा इसके ऑप्शंस लिखते हैं। r/4, r/2, r और 4r, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है, हमने ये डिराइव किया है ना फॉर्मूला, जी बेटा r निकालना है ना, ये r यहाँ पे पहले से मौजूद है, सही है। अब ये r डैश निकालना है, r डैश यहीं पे, ये r और r डैश यहीं पर है, अच्छा सही, कायनात, अब मुझे समझ आया क्या कह रही हो, हाँ सही। लेंथ जो है वो कितनी है, वो 4l है, जबकि 4d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 से 4 कैंसिल, बिल्कुल सही कह रही हो, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बचेगा, r बचेगा, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्या है, डी, सही। तो जनाब ये वाली बात भी समझ आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए टाइम हमारे पास इस मीटिंग में बचा नहीं है, तो हम या तो दूसरी मीटिंग कर लेते हैं या दूसरा, चलो लिख लो, क्वेश्चन लिख के देखो, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में आप लिखें द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, अच्छा वैल्यूज हम यही रख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी ऑप्शंस की वैल्यूज है ना यही है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of uniform diameter D and length L is R, कहानी सेम है, ठीक है। द रेजिस्टेंस, अब दूसरे सेंटेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर of same material but diameter 4D and length 16L will be, जल्दी से सॉल्व करें, लेस देन 1 मिनट है मेरे पास इस मीटिंग में, हम फिर दूसरी मीटिंग में चलते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अब की बार डायमीटर सारे देखो बेटा, सेंटेंस पूरा सेम है, सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज की है। डायमीटर 4D हो गया है और 16L है, ठीक है। आंसर बताएं, सी अगेन, सही, चलें वेरी गुड। 3 केसेस अब तक हमने